कक्षा नवम के सामाजिक विज्ञान के इस कालखंड में सभी भैया बहनों का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मानचित्र की यात्रा। अर्थात हम जो नक्शा मानचित्र हम जो एटलस है विभिन्न पुस्तकों में जो देखते हैं उसको बनने में कितना समय लगा और पहले के मानचित्र किस प्रकार से बना हुआ था, अब के मानचित्र किस प्रकार से हैं, इस संबंध में आज हम पढ़ेंगे। सभी भैया बहने लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे और पढ़ेंगे। आज हम जिन मानचित्रों को देखते हैं उन्हें यहाँ तक पहुँचने में 3000 साल से भी ज़्यादा समय लगा है। मानव जाति प्रारंभ से ही मानचित्र बनाती आई है। आज का मानचित्र सुधरा हुआ, विकसित तथा वैज्ञानिक स्वरूप में दिखाई देता है। प्राचीनतम समय के मानचित्र आज के मानचित्रों की भांति नहीं थे, बल्कि वे रेखा चित्र थे। उनमें भूभाग का वर्णन तो चित्रों द्वारा किया जाता था, लेकिन उनमें पैमाना नहीं होता था। यह निश्चित है कि इतिहास में मनुष्य अपने ज्ञान का संवर्धन पृथ्वी के धरातल का भ्रमण करते हुए अवलोकन के आधार पर करता गया और साथ साथ मानचित्र भी विकसित होते गए। इसी प्रकार मानचित्र कला का विकास हुआ। 3000 साल से भी पहले मिस्र निवासियों ने सर्वप्रथम मानचित्र बनाए, जिसमें नील नदी के आसपास के खेतों को दर्शाया गया था। मिस्र निवासियों ने सबसे पहले मानचित्र बनाए थे जिसमें नील नदी के आसपास के स्थानों को या खेतों को दर्शाया गया था। अतः यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि प्राचीनतम मानचित्र जमीन के स्वामित्व दर्शाने के उद्देश्य से तैयार किए गए थे। आजकल इस तरह के मानचित्र पटवारी के पास होता है, जिसमें गांव के खेतों का मानचित्र या नक्शा होता है। इन मानचित्रों से यह पता चलता है कि कौन सी जमीन किसकी है। मानचित्र में छोटे क्षेत्र को बड़ा और विस्तृत दिखाया जाता है ताकि भूमि के उपयोग का पता लगा सके। इस प्रकार के मानचित्र आज के जो पटवारियों के पास उपलब्ध होता है। 6000 ईसा पूर्व बेबीलोन में मिट्टी की टिक्की टैबलेट, जिस प्रकार से जैसे टैबलेट, टिकिया, चॉकलेट, मिट्टी की टिक्की अर्थात जिस प्रकार से खपरेल आदि रहता है, उसमें सबसे पहले मानचित्र बनाया गया था। आज से 6000 ईसा पूर्व में 600 ईसा पूर्व में बेबीलोन इराक में मिट्टी की टिक्की पर बहुत स्पष्ट बना यह मानचित्र, जिसमें बेबीलोन के साथ साथ टिग्रिस, यूफ्रेटिस नदी, पहाड़, द्वीप और चारों ओर समुद्र दर्शाया गया है। इस मिट्टी के जो टिक्की है, इसे मानचित्र दर्शाया गया है, उसमें नदी, पहाड़, द्वीप, चारों ओर समुद्र दर्शाया गया है। यही उस समय की ज्ञात दुनिया थी जो उन लोगों ने देखी थी। यह मानचित्र दुनिया के सबसे पुराने मानचित्रों में से एक है। यह मानचित्र वर्तमान में ब्रिटिश संग्रहालय में रखा हुआ है। मानचित्र बनाने की कला कैसे विकसित हुई? मानचित्र बनाने की कला का विकास सर्वप्रथम प्राचीन यूनानी भूगोलवेत्ताओं ने किया था। इस कला का विकास सबसे पहले प्राचीन यूनानी भूगोलवेत्ताओं ने मानचित्र बनाने की कला का विकास किया। हेकेटियस का मानचित्र ईसा पूर्व 5वीं या 6वीं शताब्दी में तैयार हुआ था। हेकेटियस का मानचित्र ईसा पूर्व 6वीं या 5वीं शताब्दी में तैयार हुआ था। वे भूमध्य सागर के समीप निवास करते थे। उस समय पृथ्वी को गोलार्ध नहीं माना जाता था। उस समय पृथ्वी को मतलब गोलाकार नहीं माना जाता था। एक तस्तरी के रूप में पृथ्वी की कल्पना की गई थी और उसके केंद्र में ग्रीक को दिखाया गया था। इस समय संसार को केवल 3 महाद्वीपों यूरोप, एशिया, अफ्रीका में बांटा जाता था। एशिया की जानकारी केवल सिंधु नदी के पश्चिम तक ही थी। ग्रीक राज्य के पतन के बाद रोमन साम्राज्य का उदय हुआ, जिसका क्षेत्रीय विस्तार मध्य यूरोप, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन तथा एशिया माइनर तक था।
उस समय के महान भूगोलवेत्ता टॉलेमी ने मानचित्र बनाने में अक्षांश व देशांतर रेखाओं के महत्व को पहचाना। वह इस आधार पर यूरोप व संसार के मानचित्र बनाए। इस मानचित्र में महाद्वीप की पूर्वी सीमा चीन तथा पश्चिमी सीमा स्पेन इत्यादि के तटों द्वारा दिखाई गई है। दूसरी सदी में रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात यूरोप में दूसरी से 7वीं सदी तक वैज्ञानिक सोच का पतन हुआ। रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात दूसरी सदी में दूसरी से 7वीं सदी तक वैज्ञानिक सोच का पतन हुआ। इस कारण मानचित्र कला का भी पतन हो गया। 11वीं शताब्दी में अल इदरिसी एक प्रसिद्ध अरब नक्शानवीस थे। नक्शानवीस अर्थात जो नक्शा बनाते हैं उन्हें नक्शानवीस कहते हैं। तो 11वीं शताब्दी में अल इदरिस एक प्रसिद्ध नक्शानवीस था जो अपने राजा के लिए नक्शे बनाया करता था। उनके द्वारा बनाए गए मानचित्रों के बारे में दिलचस्प बात यह है कि वह दक्षिण दिशा को उत्तर की ओर और उत्तर को नीचे की ओर दिखाता था तथा नक्शे के केंद्र में अरब को दिखाता था। तो मानचित्र कला का विकास पुनः 13वीं शताब्दी के बाद हुआ, जब यूरोप में समुद्री यात्राओं के लिए दिशाओं का सही जानकारी की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। इस समय प्रथम ग्लोब का भी निर्माण हुआ। इस समय मार्को पोलो, कोलंबस, वास्को डी गामा, फर्डिनांड, मैजेलन व कैप्टन कुक ने लंबी यात्राएं की, समुद्री यात्राएं, लंबी यात्राएं की और उस समय के महाद्वीपों और महासागरों के ज्ञान को आगे बढ़ाया। इस दौरान यूरोप में 16वीं शताब्दी में छापने की मशीन का आविष्कार हुआ, जिसे छापाखाना कहते हैं, जिससे मानचित्र का निर्माण आसान हो गया। मार्को पोलो ने 1254 से 1324 ईस्वी में अपनी यात्रा यूरोप के वेनिस शहर से शुरू की। वह थल मार्ग के द्वारा यूक्रेन, इराक, यरूशलेम होते हुए चीन पहुंचा और सन 1292 में मार्को पोलो समुद्र के रास्ते पूर्वी चीन के वियतनाम, मलय प्रायद्वीप, सुमात्रा, निकोबार द्वीप समूह, श्रीलंका तथा भारतीय तट तक पहुंचा। तो इस प्रकार से जो विभिन्न यात्री थे विभिन्न देशों की ओर अपनी यात्राएं प्रारंभ की और इस प्रकार से मानचित्रों का भी विकास हुआ। तो अब देखते हैं वास्को डी गामा की यात्रा। वास्को डी गामा ने भारत की खोज किए, जो केरल के कालीकट में सबसे पहले अपने जो कदम रखे। तो किस प्रकार से वास्को डी गामा की जो समुद्री यात्रा थी उससे किस प्रकार से नक्शा बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। वास्को डी गामा 1460 से 1524 ईस्वी तक, जब कोलंबस ने नए संसार की खोज की। यद्यपि कोलंबस भारत की खोज में निकले थे लेकिन वह अमेरिका पहुंच गए थे। तो जब कोलंबस ने नए संसार की खोज की अर्थात अमेरिका की खोज की, तो पुर्तगाली भी भारत पहुंचने का समुद्री रास्ता खोजने की कोशिश में लग गए। पुर्तगाली अर्थात जो वास्को डी गामा पुर्तगाल के थे। वास्को डी गामा ने सन 1497 में अपनी यात्रा शुरू की और केप वर्डे द्वीप पहुंचने के पश्चात उस समय तक अनजान दक्षिणी अटलांटिक महासागर की तरफ बढ़ा और अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम तट पर पहुंचा। यह उस समय की सबसे लंबी यात्रा थी। इस समय उसके साथी बीमार होने लगे, उनके साथ और जो साथी थे वो बीमार होने लगे और वापस पुर्तगाल लौटने की गुहार करने लगे। किंतु वास्को डी गामा भारत पहुंचने के लिए अडिग था। वह अफ्रीका के दक्षिण छोर केप ऑफ गुड होप को पार कर उत्तर की ओर जाम्बेजी नदी तक पहुंचा। यहाँ उन्हें स्कर्वी बीमारी का सामना करना पड़ा, जिससे नाविकों के हाथ पांव सूज गए और दांत गिरने लगे। तो इन सब कठिनाइयों के बावजूद वास्को डी गामा आगे बढ़ता रहा और मोजाम्बिक के नज़दीक उसे अरब व्यापारी मिले। अरब व्यापारियों ने वास्को डी गामा के भारत पहुंचने के उत्साह को बढ़ाया
और अंततः तमाम मुश्किलों से भरा लंबा सफर उसने 20 मई 1498 में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट पहुंचकर पूरा किया। 20 मई 1498 में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट पहुंचकर अपने सपने को उन्होंने साकार किया, अपनी यात्रा को पूरा किया। इस तरह से उसने यूरोप से एशिया का समुद्री रास्ता ढूंढकर यूरोप के लिए पूरब और विशेषकर भारत से व्यापार का रास्ता खोल दिया। समुद्री यात्राओं के कारण मानचित्र कला से अब विज्ञान बन गया। कला और विज्ञान में यही अंतर है कि जो विज्ञान जो है प्रयोग पर आधारित होता है, उसको प्रयोग करके देखते हैं। तो ये समुद्री यात्री अपने प्रयोग के माध्यम से मानचित्र बनाए। तो इस प्रकार से कहा गया है कि अब मानचित्र कला से अब क्या बन गया, विज्ञान बन गया। 15वीं शताब्दी के दौरान मानचित्र कला में नए युग का सूत्रपात हुआ। 15वीं शताब्दी में मानचित्र कला में नए युग का सूत्रपात हुआ। उसका आधार था टॉलमी रचित पुस्तक जियोग्राफिया। टॉलमी ने जो पुस्तक लिखे थे जियोग्राफिया, इस पुस्तक का कई भाषाओं में अनुवाद हुआ। इसी से दुनिया में एक नए उत्साह का संचार हुआ। मानचित्र रचना के लिए नए नए स्कूल स्थापित हुए, जैसे इटली का स्कूल, फ्रेंच स्कूल, अंग्रेजी स्कूल, जर्मन स्कूल आदि। यह खोज नक्शे और उनके महत्व को लोकप्रिय बना पाई। अरब वासियों ने भूमध्य सागर से भारत आने का रास्ता रोक रखा था, इसलिए पश्चिम यूरोप के व्यापारियों ने भारत से व्यापार करने के लिए नए मार्ग खोजने की शुरुआत की। इस प्रकार से जो 15वीं शताब्दी में इस प्रकार से नए मार्ग उन्होंने खोज किए और 16वीं शताब्दी में हॉलैंड एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन गया। उसने समुद्री वर्चस्व और व्यापार में वृद्धि के साथ साथ मानचित्र निर्माताओं को भी बड़ी सफलता प्रदान की। उनमें से एक थे मानचित्रकार फादर गेराडास मर्केटर। सन 1512 से 94 तक उनका जो समय रहा है, जिन्होंने पिछले कार्यों की जांच की और नक्शों पर अधिक काम किया। उनका कार्य मर्केटर प्रक्षेप के नाम से जाना जाता है। दुनिया के नक्शे का उपयोग हम इस प्रक्षेप के आधार पर ही कर रहे हैं। तो नाविकों ने आरंभ में नक्शे के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। इस प्रकार से जो नाविक थे, जो समुद्री यात्री थे, यात्रा करते थे, उनके द्वारा उनकी यात्राओं के माध्यम से नए नए द्वीप, नए नए देश की खोज हुए और उनके आधार पर उनके द्वारा नक्शा बनाया गया। तो इस प्रकार से जब नक्शे बनाने की जो प्रचलन है 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक। अब इसी समय 18वीं सदी में चूँकि औपनिवेशीकरण हुआ, औद्योगिकरण के पश्चात औपनिवेशीकरण हुआ, तो इस समय भी उनको नक्शे बना करके अपने औपनिवेशीकरण व औद्योगिकरण के कार्य में उन्हें बहुत सफलता मिली। जब कोई भी युद्ध होता है तो सैनिकों के लिए नक्शे की बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। तो इस समय चूँकि औद्योगिकरण हो रहा था, तो उद्योगों को बढ़ाने के लिए जो शक्तिशाली जो यूरोपीय देश थे, अपने उपनिवेश में ध्यान दे रहे थे, तो इसके लिए भी नक्शे की आवश्यकता थी। चूँकि नक्शों के माध्यम से वह एक देश से दूसरे देश किस प्रकार से जा सकते थे, उनको पूरा ज्ञान था। तो हम देखेंगे उपनिवेशीकरण, खोज, सैन्य उपयोग और नक्शा बनाना। उपनिवेशीकरण, खोज, सैन्य उपयोग और नक्शा बनाना।
यूरोपीय नाविकों ने सुदूर महाद्वीप और देश का पता लगाया। यानी काफ़ी जो यूरोपीय नाविक थे काफ़ी दूर दूर देशों के उन्होंने खोज किए, समुद्री यात्राएं की और वहाँ पहुँचने के समुद्री मार्ग ढूंढे। यह साथ ही यह भी पता लगाया कि अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया साधन संपन्न देश है। मानचित्र के सहारे इन क्षेत्रों के संसाधनों, जलवायु और लोगों के बारे में यूरोपीय शासकों को जानने की ललक ने कालांतर में औपनिवेशीकरण की शुरुआत की। तब वैज्ञानिकों और मानचित्र निर्माताओं को विश्व के विभिन्न भागों में नक्शा निर्माण के लिए भेजा गया। इन समूहों ने महाद्वीप, पहाड़, रेगिस्तान और नदियों को पार किया और आंतरिक भागों के बारे में एकत्रित ज्ञान को मानचित्र के माध्यम से औपनिवेशिक शक्तियों तक पहुंचाया। इन क्षेत्रों पर वे अपना शासन स्थापित कर इन क्षेत्रों के साधनों का उपयोग करना चाहते थे। जब ब्रिटिश भारत में अपनी शक्ति स्थापित करने में लगे थे, ब्रिटिश शासन भारत में अपनी शक्ति स्थापित करने में लगे थे, तब उन्होंने यहाँ के आंतरिक स्थानों के नक्शे बनाना शुरू कर दिए। उन्होंने पूरे देश का सर्वेक्षण कराया और मानचित्र बनाने के लिए सर्वे ऑफ इंडिया नामक विभाग की स्थापना की। जेम्स रेनर को सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया। उसने भारत के पहले सर्वेक्षण पर आधारित नक्शे तैयार करवाए। 1802 में विलियम लैम्बर्टन ने विश्व में सबसे महत्वपूर्ण सर्वेक्षण कार्य करवाया मानचित्र के लिए, जिससे हिमालय की ऊंचाई और लंबाई निर्धारित की। और इस सर्वेक्षण पर और इन्हीं सर्वेक्षण कार्य के लिए सर जॉर्ज एवरेस्ट ने इस कार्य को पूर्ण किया और इसी सर्वेक्षण से विश्व की सबसे ऊंची चोटी का पता चला, जिसे आज उन्हीं के नाम से माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है। इस सर्वेक्षण में पहली बार वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया गया था। यह सर्वेक्षण मद्रास से आरंभ हुआ क्योंकि सभी जगहों की ऊंचाइयां यहीं के समुद्र सतह से नापी गई है। मानचित्र की सबसे अधिक आवश्यकता युद्ध के समय सेनाओं को होती है। दोनों विश्व युद्धों में इसका प्रयोग किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था, मानचित्रों में काफ़ी उन युद्धों में मानचित्रों को काफ़ी प्रयोग किया गया था। कई सरकारों ने इस प्रकार के नक्शे गुप्त रखने की कोशिश की ताकि दुश्मन इसका उपयोग न कर पाए। आज ये मानचित्र उपग्रह की सहायता से यानी भौगोलिक सूचना प्रणाली, इस तकनीक के विकास के कारण बहुत कम समय में और बारीकी से तैयार किए जा रहे हैं, उपग्रह से तैयार किए जा रहे हैं और इनका उपयोग नियोजित विकास के लिए किया जा रहा है। अब सरकारों के लिए मानचित्र गुप्त रखना भी अब मुश्किल हो गया है। तो देखते हैं नक्शे का प्रयोग। जैसा कि हमने देखा कि नक्शे बनाए गए और उनका उपयोग विभिन्न प्रयोजनों के लिए किया गया, जैसे व्यापार, नौकायान, विजय अभियान, युद्ध आदि। नक्शों का प्रयोग देश के विकास योजनाओं के लिए भी किया जाता है। युद्ध के लिए, व्यापार के लिए तो किया जाता है, साथ ही देश के विकास योजनाओं के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। योजनाकारों को एक क्षेत्र की समस्याओं को पहचानने में नक्शे से मदद मिलती है। संसाधनों की खोज भी नक्शे की मदद से की जा सकती है। वर्षा, भूजल और नदियों जैसे जल संसाधनों को नक्शों के द्वारा दिखा सकते हैं और नक्शों की तुलना कर सकते हैं। इस तरह वे तरीके पहचाने जा सकते हैं जिससे कम पीने के पानी वाले क्षेत्र में
पानी उपलब्ध कराया जा सके, जैसे नदी, बांध या भूजल से, ताकि सभी जगह के लोगों को पानी मिल सके। तो इस तरह हम नक्शे की मदद से कृषि योजना, नए उद्योग, सड़क, अस्पताल और स्कूल का निर्माण भी कर सकते हैं। नक्शे का प्रयोग कंपनियां अपने काम बढ़ाने के लिए भी करती हैं। उदाहरण के तौर पर मोबाइल कंपनी अपने नेटवर्क का प्रसार करना चाहती है। इसके लिए गांव, कस्बों के नक्शे तथा पहाड़ियों और वनों के नक्शे की मदद से माइक्रोवेव टावरों को बना सकते हैं। तो ये मानचित्र की सहायता से, नक्शे की सहायता से संभव है। तो इस प्रकार से जो मानचित्र का जो यात्रा है, मानचित्र का इतिहास है, आज से 3000 साल पहले शुरू हुआ था और सुधरते सुधरते हम जो पुस्तकों में पढ़ते हैं, एटलस आदि में मानचित्र देखते हैं, या विभिन्न चित्रों में मानचित्र का विकास हुआ है। इस प्रकार से काफ़ी उसमें सुधार हुआ है। तो आज ये अगले कालखंड में हम इसके प्रश्न के उत्तर जो है बताएंगे और इस कॉपी में लिख करके लाना है। धन्यवाद।